नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक संस्मरण, सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले बच्चों जाबिर हुसैन के विषय में हम जानकारी लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वह अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी रचनाओं में डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति एवं शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। अब पाठ शुरू करते हैं बच्चों। आप में से होंगे कुछ बच्चे तो ऐसे जो जानते होंगे, सालिम अली को जानते हैं बच्चों। सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। पक्षी प्रेमी भी कह सकते हो, पक्षी विज्ञानी तो थे ही। उनकी मृत्यु के समय जाबिर हुसैन के मन में जो ख्याल आए, जिस प्रकार की भावनाएं आई, ये सभी भावनाएं इस पाठ में या इस संस्मरण में व्यक्त है। इसे डायरी शैली में लिखा गया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है सालिम अली की मृत्यु पर उनको भी एक पक्षी की तरह ही मानकर, पक्षी के रूप में ही कल्पना करके लेखक कहते हैं कि आज यह पक्षी अपने जीवन का अंतिम सफर तय कर रहा है। जो अंतहीन सफर उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया, आज उस पूरे सफर का बोझा उठाए वो आखिरी सफर कर रहा है। वो किसी वन पक्षी की तरह से इस प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। आज वह पक्षी मर गया है। कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन भी दे दे, तब भी उस पक्षी को दोबारा जीवित कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली।
सालिम अली का मानना था बच्चों कि लोग पक्षियों को अपने हिसाब से देखना चाहते, अपनी नजर से देखते, जबकि हमें पक्षियों को उन्हीं की नजर से, वो क्या महसूस करते हैं, वो कैसे रहना चाहते हैं, हमें उस नजर से उनको देखना चाहिए। एहसास, अच्छा, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों के छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक जो प्रचलित कथाएं होती हैं बच्चों, उनको कहा गया वो सच है कि झूठ इसका कोई पता नहीं। प्रचलित कथाएं जो है हमारी उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। बच्चों, सालिम अली अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि सब कुछ छोड़ छाड़कर पूरा समय वो अपनी दूरबीन गले में लटकाए हुए और जंगलों में घूमते रहते थे, अलग अलग प्रकार की जो पक्षियों की प्रजातियां हैं उनका अध्ययन करने के लिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी हुई थी वो तो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। बच्चों, सालिम अली पूरी तरह से प्रकृति के प्रति ही समर्पित थे। बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी वो थे। वो कहते हैं उन्होंने अपनी ये हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया जो है अपनी मेहनत से ही बनाई थी, उस प्रकृति में जहां सिर्फ वो थे और उनकी प्रकृति थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। बच्चों, केरल की जो साइलेंट वैली है वहां बहुत सारे पक्षियों का निवास है।
पेड़ चूंकि लगातार कटते जा रहे हैं, ऐसे में जो तेज हवाएं हैं वो पक्षियों को उनके घर से बेघर कर देती हैं। पेड़ कट रहे हैं तो उनके घर पेड़ों की वजह से भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर ही बसेरा पक्षियों का होता है। तो वो एक बार चरण सिंह से सालिम अली मिलने गए थे और उनको बताया था उन्होंने कि अगर इसी प्रकार से पेड़ कटते रहे या यही हाल रहा तो एक दिन यहाँ एक भी पक्षी नहीं बचेगा। तो शायद इस बात को सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। बच्चों, बचपन में सालिम अली को उनके जन्मदिन पर उनके अंकल ने एक एयर गन ला कर दी थी, जिससे उन्होंने एक उड़ती हुई चिड़िया को उन्होंने मार दिया था। चिड़िया जब नीचे गिरी, वो उसे लेकर अपने अंकल के पास गए। उन्होंने देखा जो चिड़िया थी उसके पंख बड़े रंग बिरंगे, बहुत ही सुंदर थे। तो उनके अंकल ने उन्हें बताया, बेटा बहुत तरह की जो चिड़िया है, बहुत तरह के पक्षी हैं जो हमारे पर्यावरण में हैं, हमारे पृथ्वी पर हैं। तो उनके मन में ये उत्सुकता जागी थी कि वो नए नए तरह के पक्षियों का अध्ययन करें। और ये जो एक बार उनको लगन लगी तो उसके बाद वो पूरी तरह से बच्चों प्रकृति में ही जैसे समा कर रह गए थे, प्रकृति के साथ ही मिलकर रह गए थे। उन्हें भी नैसर्गिक जिंदगी यानी प्राकृतिक जिंदगी का ही एक प्रतिरूप लोग मानने लगे थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली, तुम लौटोगे ना? बच्चों, टापू और सागर दोनों में क्या अंतर है आप सभी जानते हैं। टापू एक सीमित जगह होती है, छोटी जगह होती है। आइलैंड जिसे आप कहते हो, एक छोटी सी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। और सागर बहुत बड़ा होता है। वो कितना गहरा है, कितना बड़ा है, उसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता। तो टापू एक सीमित चीज के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है और जो सागर है वो अथाह है, असीमित के अर्थ में है। तो सालिम अली की प्रकृति की दुनिया में जो
स्थिति है, प्रकृति की दुनिया में सालिम अली का जो स्थान है वो किसी टापू की तरह नहीं बल्कि एक अथाह सागर की तरह है, बहुत विशाल है। बहुत बड़ा कार्य उन्होंने प्रकृति में किया है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। बच्चों पाठ हमारा पूरा हो गया था। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बच्चों हमने इसमें पढ़ा था उनकी आत्मकथा के बारे में, फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो उसी के आधार पर हम बताएंगे कि सालिम अली को बचपन में उनके अंकल ने एक एयरगन ला कर दी थी जिससे उन्होंने एक गौरैया को मार गिराया था। जब उन्होंने उस गौरैया को देखा तो उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दरअसल वो गौरैया को जब उन्होंने देखा वो बड़ी सुंदर थी, उसके पंख बड़े सुंदर ढंग से बने हुए थे। उन्होंने अपने अंकल को दिखाया था तो उनके अंकल ने बताया कि बेटा पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो बहुत सुंदर होती हैं। तो उनके मन में ये उत्सुकता जागी कि वो जाने कि पक्षी किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसी ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। उसके बाद तो उनकी पूरी उम्र ही पक्षियों को ही देखने में निकल गई। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित कुछ गंभीर खतरों के बारे में बताया होगा। लगातार वृक्षों की कटाई हो रही है और कटाई होने के कारण जो वैली है उसमें हवाएं बिल्कुल सीधी आएंगी जो पक्षियों के लिए हानिकारक रहेंगी। ऐसे में वातावरण बदलने से सभी पक्षी या अधिकतर पक्षी वैली छोड़कर कहीं चले जाएंगे। यही बात सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी पर्यावरण का यह खतरा जानकर। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। पूरा समय उनका प्रकृति के साथ ही गुजरता था, प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। शायद यही वजह थी कि प्रकृति का ही एक अंग गौरैया भी होगी। पक्षी जो हैं वो भी प्रकृति का ही अंग है, तो लॉरेंस की जो आत्मीयता है वो पक्षियों के प्रति भी बहुत अधिक थी। उनके साथ एक तरह से उनका आत्मीय संबंध था। इसीलिए उनकी पत्नी ने ये बात कही कि मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में जानती है, क्योंकि लॉरेंस प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करते थे। चौथा प्रश्न बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। प्रस्तुत जो पंक्ति है वो सांवले सपनों की याद से ली गई है, जिसमें प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी पक्षी प्रेमी सालिम अली के निधन के बाद उत्पन्न हुए अवसाद को, उत्पन्न हुए दुख को बताया गया है। सालिम अली के बारे में बताते हुए जाबिर हुसैन कहते हैं या लेखक कहते हैं कि जिस तरह से D.H. लॉरेंस प्रकृति से इतना अधिक एकाकार हो गए थे, प्रकृति में इतना खोए हुए थे कि उन्हें प्रकृति का ही रूप माना जाता था, उसी प्रकार सालिम अली का भी जीवन जो है वो पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित था। इसलिए सालिम अली भी नैसर्गिक जिंदगी का ही प्रतिरूप हो गए थे। प्रकृति में मिल जाना यानी जैसी सरल सहज हमारी प्रकृति है, हम भी उसी प्रकार के बन जाएं। दूसरा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। उनके जैसा पक्षी प्रेमी और कोई हो ही नहीं सकता।
सालिम अली रूपी जो पक्षी है वो तो आज मौत की गोद में समा गया है, और कोई अगर अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की गर्मी या उष्णता उसमें भर भी दे, तब भी वो उसे दोबारा जीवित नहीं कर सकता, और उनके जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। वे अपने आप में मौलिक थे, अलग थे। तीसरा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। बच्चों, टापू एक छोटी जगह है, एक छोटे सा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है। आइलैंड आप जिसे कहते हो। टापू छोटा होता है, लेकिन समुद्र बहुत विशाल होता है, जहां दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई देता है। ना हम उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगा पाते हैं बिल्कुल सही ढंग से एकदम देखते ही, ना ही उसकी गहराई का। तो सालिम अली जो है वो प्रकृति की दुनिया में किसी टापू की तरह नहीं है। टापू जैसे एक सीमित जगह है, उस तरह से सालिम अली का स्थान भी सीमित जगह नहीं है, बल्कि वो समुद्र की तरह अथाह है। जितना कार्य उन्होंने किया है, जितना प्रकृति के लिए उन्होंने किया है, वो किसी समुद्र जैसा ही कार्य है। तो वो प्रकृति की दुनिया में कोई टापू नहीं बल्कि अथाह सागर थे। सीमित नहीं थे, बहुत लंबा चौड़ा उनका काम था। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। एक तो सरल और सहज हिंदी है, हमने जिक्र किया था पहले। उर्दू भाषा काफी इसमें मिली हुई है। उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। उनकी जो अभिव्यक्ति है बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। वैसे भी सालिम अली की मृत्यु पर वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उस समय जो उनके मन की भावनाएं हैं वो उनको बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मर्मस्पर्शी तो होंगी ही। उनकी भाषा शैली जो है वो मर्मस्पर्शी है, और ये संस्मरण है जिसको डायरी के तरीके से लिखा गया, डायरी शैली में लिखा गया है। भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो देखते ही बनती है। बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, और इन भावों को अभिव्यक्त करने में उनकी भाषा पूरी तरह से सक्षम है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कैसा? सालिम अली दुबले पतले थे, पारखी नजर वाले थे, गले में हर समय उनके दूरबीन लटकी रहती थी, जिसका प्रयोग वे सदा कुछ न कुछ खोजने के लिए करते थे। वो जंगल में घूमते रहते थे, भीड़ भाड़ भरी जगहों से उनका कोई लगाव नहीं था। वो शहर की दौड़ भाग की जिंदगी से दूर हमेशा जंगल में पक्षियों के साथ ही अपना समय बिताता था। वे पक्षियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते थे। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन ही पक्षियों के बारे में जानने में ही लगा दिया था। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। काला रंग बच्चों दुख और अवसाद का प्रतीक होता है। ये पाठ, ये संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के बाद जो अवसाद, जो दुख उनके मन में भरा हुआ था, जो मन में उनके वो दुख था, उसको अभिव्यक्त उन्होंने किया। तो उसी को उन्होंने सांवले सपनों के रूप में याद किया है। दुख काले रंग का प्रतीक होता है, या काला रंग दुख का प्रतीक होता है। तो ये शीर्षक बिल्कुल उचित है, क्योंकि इस संस्मरण में जाबिर हुसैन ने अपने दुख और अवसाद को प्रकट किया है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं बच्चों जिनसे आप पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। ये प्रश्न आप बखूबी कर लोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी।
इनमें आप अपनी तरफ से और भी जोड़ सकते हैं। कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं? सबसे पहली बात, हम अपने चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रखें, स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। कूड़ा है उसे कूड़ेदान में डालें, इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा ना करें। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को ना काटें। पशु पक्षियों की भी हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पशु और पक्षी इस पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और भी इसमें आप जोड़ सकते हो अपने मन से, कुछ बिंदु मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। शब्दार्थ भी हैं, आपको शब्दार्थ भी करने हैं। धन्यवाद। हमारा पाठ यहाँ खत्म होता है।